गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की थी उसमें मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था अकाउंटिंग इक्वेशंस। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये प्रूव किया था कि इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू वेरियस ट्रांजिशन देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी, बट आफ्टर दैट चेंज द इक्वलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। मतलब कि कोई भी बिजनेस ट्रांजिशन अगर आप लेके चलेंगे तो ड्यू टू दैट बिजनेस ट्रांजिशन द पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल विल चेंज बट द इक्वलिटी विल बी मेंटेन। ये बात हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, डिफरेंट बिजनेस ट्रांजिशंस के थ्रू प्रूव भी की थी। अब देखो, उसी से रिलेटेड हम चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। तो देखो, हमारा जो 6th चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसका देखो हम लोगों को पहले तो प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से करने हैं। देखो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में सबसे पहले इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन मींस सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज में, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे ये 6 चैप्टर आपका खत्म होगा, तो 6 चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए बुक में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दीज आर अनसोल्व्ड क्वेश्चंस जो कि आपको फेयर कॉपी में सॉल्व करने हैं। रफ कॉपी में मैं आपको मतलब कि यहाँ पे बोर्ड पे आपको कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व कराऊंगा, इलस्ट्रेशन जो कि सॉल्व है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि अनसोल्व्ड है बुक में दिए हुए चैप्टर के लास्ट में, वो आपको घर से शॉर्ट आउट करने हैं। तो देखो, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था, अब हम लोग अपने 6th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपकी बुक में जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन गिवन है वो एक एग्जांपल दिया गया है। जिस तरीके से डिफरेंट ट्रांजिशन मैंने लेकर आपको प्रूव किया था, उसी चीज को लेकर अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया गया। हम लोग अपने सिलेबस स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर का सेकेंड इलस्ट्रेशन से, जिसकी फोटोकॉपी मैंने आप लोगों के पास भेजी थी। आई होप आप लोगों ने सभी ने उसको नोट डाउन किया होगा अपनी रफ कॉपी में। तो आज हम उस सेकंड इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो बेटा, आपके पास जो सेकंड इलस्ट्रेशंस हैं उसमें गिवन है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। देखो, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो डिफरेंट ट्रांजिशन दिए गए हैं उनकी सहायता से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, एंड लास्ट में जो बैलेंस आए, जो भी बैलेंसेस सारे ट्रांजिशन के बाद बचे, उनकी सहायता से आपको बैलेंस शीट बनानी। तो बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो देखिए डियर, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सेकेंड इलस्ट्रेशन अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे ऊपर आपने लिख दिया अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको अपने पेज को, अपने जो स्पेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर ट्रांजेक्शन, सेकेंड पार्ट इज एसेट्स, एंड थर्ड पार्ट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां पे आप लिखेंगे ट्रांजेक्शंस, इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे एसेट्स को, इसके बाद कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो बेटा, एसेट्स में कुछ एसेट्स हमें श्योर है कि ये तो इफेक्टेड होंगी। 2 का तो नाम आप लिख ही लीजिए। एक एसेट्स तो इफेक्ट होगी कैश, और दूसरी एसेट्स आपकी जो इफेक्ट होगी ट्रांजेक्शन में वो होगी स्टॉक। इसके बाद जैसे जैसे नई एसेट्स के नाम आते जाएंगे हम लोग उसको इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आप ट्रांजेक्शन को पढ़िए और ये पता कीजिए कि किस ट्रांजिशन का किस एसेट्स पे, किस लायबिलिटी पे या किस कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है
कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। इनिशियली मुकेश नाम के बिजनेसमैन ने 80,000 रुपीज लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। इनिशियली मुकेश ने अपने बिजनेस में 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन में लिख देंगे, देखो पूरा ट्रांजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखो जिसका मीनिंग अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप सीधा लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सीधा लिख दो स्टार्टेड, या पूरा भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर अमाउंट लिखना चाहे रुपीज 80,000 लिख दो, वरना नहीं है, क्योंकि अमाउंट तो यहां पे आना ही है। अब देखो ओनर ने इनिशियली अपने बिजनेस में 80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ओनर अपने बिजनेस में 80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऑन वन एंड इट विल इंक्रीज कैश, एक तरफ तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, एंड ऑन द अदर एंड इट विल वर्क एज द कैपिटल ऑफ ओनर। तो सेकेंडली क्या इंक्रीज होगी, ओनर की कैपिटल। 80,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया और 80,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्या इंक्रीज हो गई, कैपिटल। ठीक, इसके बाद आगे कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 28,000। तो सेकेंड ट्रांजिशन कह रहे हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स purchased for cash rupees 28,000। देखो डियर, आपने 28,000 रुपए की गुड्स कैश में खरीदी है, 28,000 रुपीज की गुड्स को आप कैश में परचेज कर रहे हैं। अब आप देखो कि अगर आप कैश में गुड्स को परचेज करते हैं तो उसका इंपैक्ट किस किस पे पड़ेगा। देखो आपने गुड्स को कैश में खरीदा है तो वन इंपैक्ट विल बी ऑन योर कैश, आपका जो कैश है इट विल रिड्यूस बाय 28,000। भाई आपने पेमेंट की है, आपके पास से कैश जाएगा तो आपका कैश 28,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा। ऑन द अदर एंड स्टॉक विल इंक्रीज बाय रुपीज 28,000, आपका जो स्टॉक है वो 28,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। एक तरफ कैश गया, स्टॉक आ गया। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेंस, क्योंकि आपने पैसा देकर गुड्स ले ली, गुड्स देकर कैश मिल जाएगा। एक्सपेंस उसको माना जाएगा, लॉस उसको माना जाएगा जिसमें आपके पास अमाउंट रिकवरेबल नहीं होता। ठीक है, नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल, नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी। इट मींस अब आपकी न्यू इक्वेशंस क्या आएगी, तो यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। इस ट्रांजिशन के बाद नई इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, कैश का अमाउंट 80 में से 28 चला गया, कितना हो गया 52,000। स्टॉक आपके पास कितने का हो गया 28,000 का। कैपिटल इज ऑफ रुपीज 80,000, नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इक्वालिटी चेक कर सकते हो, 52,000 प्लस में 28 80 और इधर भी कितना है 80,000। ठीक, इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 20,000। आपने 20,000 की गुड्स क्रेडिट में खरीदी, तो यहां पे लिखेंगे गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट। अमाउंट बेशक से ना लिखो, अमाउंट आगे आ नहीं है। देखो अब ये कहता है कि हमने 20,000 रुपीज का स्टॉक उधार में खरीदा। आप सोचो कि आप उधार में गुड्स खरीदते हो, क्रेडिट में गुड्स खरीदते हो, तो एक इफेक्ट तो स्टॉक पे पड़ना है, क्योंकि आपके पास ठीक है कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, आपकी दुकान में तो सामान आएगा, तो एक इफेक्ट तो किस पे पड़ गया, स्टॉक पर। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं की। कुछ बच्चे कहते हैं सर पेमेंट तो करनी पड़ेगी, जिस दिन करेंगे उस दिन आप उस ट्रांजेक्शन को कैश में से माइनस करोगे। फिलहाल एक इफेक्ट पड़ गया स्टॉक पर, और सेकेंडली इट विल इंक्रीज अवर लायबिलिटी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि फ्रॉम दोज पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज द गुड्स इन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है।
तो आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज की है 20,000 की, नो इम्पैक्ट ऑन कैश। आपका जो स्टॉक है दैट विल इंक्रीज बाय ₹20,000, नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। और इधर से लायबिलिटी में एक लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, उस लायबिलिटी का नाम लिख लो क्रेडिटर्स। और कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी? 20,000। 20,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया, 20,000 रुपीज के क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। आपकी पोजीशन क्या आ गई? यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। कैश आपके पास हो गया 52,000 प्लस स्टॉक आपके पास हो गया 48,000, कैपिटल आपके पास हो गई 80,000 और क्रेडिटर आपके पास हो गए 20,000 के। इक्वालिटी चेक करें तो 52 प्लस में 48 कितना हो गया? 1 लाख। इधर भी 80,000 प्लस में 20,000 कितना हो गया? 1 लाख। बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें कह रहे हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। भाई दुकान के लिए हमें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। फर्नीचर आप समझते हो, टेबल कुर्सी चेयर वगैरह, ये चीजें फर्नीचर में आती है। भाई हम लोग अपनी दुकानों में टेबल चेयर, ये जो भी चीजें होती है, रैक होते हैं, वो सारी चीजें फर्नीचर में आती है। और फर्नीचर इज ए एसेट्स फॉर द बिजनेस। आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो टेबल बेंचें होती है, चेयर्स होती है, वो सारी स्कूल की क्या कहलाती है? फर्नीचर, जो उस स्कूल के लिए एसेट्स का काम करती है। तो देखो हमने अपने बिजनेस के लिए 6,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। पहले तो आपने ट्रांजेक्शन लिख दिया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपने कैश में फर्नीचर खरीदा। पहली बात, एक इफेक्ट तो पड़ गया कैश पर। भाई आपका जो कैश है, आपने फर्नीचर को कैश में खरीदा है तो यू विल पे द कैश। आपने कैश पे किया या कैश पे करोगे, तो उसकी वजह से आपका जो कैश का अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय ₹6,000 एंड ऑन द अदर हैंड इट विल वर्क एज ए न्यू एसेट्स। और न्यू एसेट्स का नाम क्या होगा? फर्नीचर। तो यहां पे एक एसेट्स को और इंक्लूड कर लो, दैट इज फर्नीचर। ऊपर के ट्रांजेक्शन में डैश कर दो क्योंकि ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था फर्नीचर से रिलेटेड। आज आपने 6,000 का फर्नीचर खरीदा है, एक तरफ आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ ब्रैकेट में शो करना है। दूसरी तरफ स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, 6,000 रुपीज का आपका फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी। आपकी कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फर्नीचर परचेज किया तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। बेटा इट इज नॉट ए एक्सपेंस, क्योंकि जितना पैसा आपने दिया उतने पैसे की चीज आपको मिल गई। भाई फर्नीचर उतने का आपको वापस मिल गया, कल को आप फर्नीचर वापस करके पैसा ले सकते हो। लेकिन जब आप रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, तो वो आपके लिए एक्सपेंस यानी कि लॉस माने जाते हो, उनको आप कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी? इस ट्रांजिशन के बाद न्यू इक्वेशन क्या आएगी? आपके पास कैश हो गया 46,000, आपके पास स्टॉक हो गया 48,000, आपके पास फर्नीचर हो गया 6,000। ऑन द अदर एंड कैपिटल इज 80,000 एंड क्रेडिटर इज 20,000। पोजीशन क्या है? 46 प्लस में 48 94 प्लस में 6 1 लाख। इधर भी 80,000 प्लस में 20,000 1 लाख। बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है पेड रेंट ₹2,000। रेंट पेड ₹2,000। देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको ये कहा जा रहा है कि आपने 2,000 रुपीज का रेंट पे किया। भाई जो फैक्ट्री है, जो बिल्डिंग जिसमें आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उसमें आपने 2,000 रुपीज का रेंट पे किया। अब देखो रेंट की अगर पेमेंट करते हो तो उसका एक इंपैक्ट तो पड़ेगा आपके कैश पर। भाई सीधी सी बात है, आपका जो कैश है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा 2,000।
क्योंकि आपके पास से कैश जाएगा। अच्छा, रेंट पेड के बदले में आपको कोई चीज नहीं मिल रही, it will be considered to be an expense that will be considered as a loss and it will be subtracted out of capital. रेंट पेड के बदले में आपको कोई दूसरी वस्तु नहीं मिल रही, तो इसलिए रेंट पेड को एक लॉस मानते हुए आप कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे। नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी। आपकी पोजीशन क्या जाएगी? न्यू इक्वेशन। आपकी न्यू इक्वेशन में आपके पास कैश हो जाएगा 44,000 का, आपके पास स्टॉक हो जाएगा 48,000 का, आपके पास 6,000 रुपीज का फर्नीचर, योर कैपिटल इज 78,000 एंड योर क्रेडिटर इज ऑफ रुपीज 20,000। इक्वेलिटी चेक करें तो 44 प्लस में 48 92 प्लस में 6 98, इधर भी 78 प्लस में 20 98, बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन में कह रहे हैं कि भाई रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500, हमने 500 रुपीज का कमीशन रिसीव किया। कमीशन रिसीव। देखो, कमीशन आपको अच्छी तरीके से पता है कमीशन क्या होता है। आप लोगों ने सबने देखा होगा या सुना भी होगा कि जैसे हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया, बीच में हम क्या लेते हैं? कमीशन। इससे सामान खरीदा, उसको बेचा, बीच में हमें क्या चाहिए होता है? कमीशन। तो ये कह रहे हैं कि कमीशन रिसीव रुपीज 500, हमने 500 रुपीज का कमीशन रिसीव किया। अब अगर आप 500 रुपीज का कमीशन रिसीव करते हो तो कमीशन रिसीव विल कंसीडर टू बी एन इनकम फॉर द बिजनेस। देखो, 500 का कमीशन आपने रिसीव किया, इसका मतलब पैसा आपको मिल गया। एक इंपैक्ट तो किस पे पड़ गया? आपके कैश पर। भाई एक इंपैक्ट किस पे पड़ गया? कैश पर। आपका जो कैश है दैट विल इंक्रीज बाय रुपीज 500। और सेकेंडली, अब आप ये देखो कि ये कोई लायबिलिटी एसेट्स नहीं है। कमीशन रिसीव्ड इज कंसीडर्ड टू बी ए प्रॉफिट, वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे जाता है? कैपिटल पे। तो दैट विल बी एडेड इन कैपिटल, उसको हम किस में ऐड करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास पोजीशन क्या जाएगी? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन के रूप में 44,500 रुपीज आपके पास क्या है? कैश। 48,000 आपके पास है स्टॉक, 6,000 आपका है फर्नीचर। इधर 78,500 कैपिटल के हैं और 20,000 रुपीज आपके क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी के। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन में कह रहे हैं कि विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 3,000। देखो, ये कह रहे हैं कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 3,000 रुपए विड्रॉ किए गए पर्सनल यूज के लिए। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि बिजनेस का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, कुछ पैसा निकालता है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी ए ड्रॉइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ओनर विड्रॉ रुपीज 3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 3,000 रुपए विड्रॉ किए। तो देखो, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी ए ड्रॉइंग। तो इसका एक इंपैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? ओनर की कैपिटल पे, क्योंकि ओनर ने ये पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। इट इज द कैपिटल ऑफ ओनर। अगर वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करेगा तो हिज कैपिटल विल रिड्यूस, उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी। तो यहां पे आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज। देखो, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है, तो ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है। एक तरफ तो उसका जो कैश है दैट विल रिड्यूस, भाई एक तरफ तो उसका कैश कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ हिज कैपिटल, ये उसकी कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, एक तरफ कैश कम हो जाएगा, एक तरफ कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमारे पास पोजीशन क्या आएगी? हमारे पास कैश हो जाएगा 41,500, हमारा जो स्टॉक है दैट विल बी 48,000,
हमारे जो फर्नीचर है दैट विल बी 6000, कैपिटल इज 75,500 एंड क्रेडिटर इज 20,000। इक्वलिटी चेक करो, 41 प्लस में 48, 89,500 प्लस में 6, 95,500। इधर भी 75 प्लस में 20, 95,500। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट ट्रांजिशन अच्छा है, ध्यान से समझना। देखो 8 पॉइंट में ये कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ₹30,000 फॉर ₹40,000। देखो पहली बात ये कह रहा है कि हमने 30,000 रुपीज की गुड्स, यानी कि उस गुड्स की कीमत, उस गुड्स की कॉस्ट हमारे लिए 30,000 थी। इट वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, और वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट, उधार में। इसका मतलब नो कैश इज रिकवर्ड, कोई कैश आपको नहीं मिला। तो आपने 30,000 का सामान 40,000 में सेल आउट किया है। पहली बात, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। भाई 30 का सामान अगर आप 40 में बेचोगे तो आप 10,000 रुपीज का क्या अर्न करोगे? प्रॉफिट अर्न करोगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, यू हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई आपने जो गुड्स सेल आउट की है वो कैसे सेल आउट की है? क्रेडिट में, उधार में। और हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि दोज पर्सन टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर्स। जिन लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं वो बंदे हमारे बिजनेस के लिए डेटर कहलाते हैं, और डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एसेट। तो यहां पे आपकी एक एसेट्स और इंक्रीज हो जाएगी, किसके नाम से? डेटर्स। ऊपर किसी भी ट्रांजेक्शन से डेटर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था तो वहां पे डैश कर दीजिए। हमने ये स्पेस इसीलिए छोड़ा है कि जैसे ही कोई नई एसेट्स इंक्लूड होती जाए उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, पहले आप ट्रांजेक्शन लिखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 सोल्ड फॉर ₹40,000 इन क्रेडिट। देखो बेटा ये कह रहा है कि 30,000 का सामान आपने 40,000 रुपीज में सेल आउट किया है, और वो भी कैसे सेल आउट किया है? इन क्रेडिट, उधार। ठीक है, अब आप सोचो कि इसका किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्या हमारे कैश पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि नो कैश इज रिकवर्ड फ्रॉम एट द टाइम। भाई उस समय हमें कोई कैश की रिकवरी नहीं हुई। हमने जो भी गुड्स सेल आउट किए दैट वाज सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में बेचा गया। क्या आपके स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा। भाई आपकी दुकान में जो स्टॉक था 48,000 रुपीज का स्टॉक था। अब आप उसमें से जो स्टॉक बेच रहे हो वो स्टॉक बेचा तो आपने 40 में, सेल आउट तो 40 में किया है, लेकिन आपके लिए स्टॉक की कीमत क्या थी? 30,000। तो आपकी दुकान में से स्टॉक कितने का रिड्यूस होगा? 30,000 का। आपकी दुकान में से जो स्टॉक रिड्यूस होगा वो कितने अमाउंट का रिड्यूस होगा? 30,000 रुपीज का रिड्यूस होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आपने 30 का सामान 40 में सेल आउट किया। जिन लोगों को सेल आउट करते हो वो आपकी क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। अच्छा, वो डेटर्स आपके लिए कितने अमाउंट के होंगे? भाई आप अपने डेटर से कितना पैसा मांगते हो? आप तो 40 मांगोगे। भाई ठीक है, सामान आपके लिए 30 का, लेकिन आपने उन डेटर्स को कितने में सेल आउट किया है? 40,000 में। तो आपके जो डेटर्स इंक्रीज होंगे वो आपके 40,000 रुपीज के इंक्रीज होंगे। स्टॉक आपका रिड्यूस होगा 30 का, डेटर आपका इंक्रीज होगा 40,000 का। ठीक है, और इसके बाद आपने 30 का सामान अगर 40 में सेल आउट किया है तो यू आर आल्सो अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, एंड दैट प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल। वो प्रॉफिट आप किस में ऐड करेंगे? अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे। दैट प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 30 का सामान आपने 40 में सेल आउट किया उधार में। स्टॉक विल रिड्यूस बाय ₹30,000, your debtor will increase by ₹40,000, and also you are earning a profit of ₹10,000 that will be added in capital.
क्लियर बेटा? तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या है बेटा? न्यू इक्वेशन क्या बनी? फिलहाल कैश हो गया 41,500 का, स्टॉक आपके पास हो गया 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर 40,000, कैपिटल पोजीशन इज 85,500 एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹20,000। ठीक है बेटा? इक्वालिटी को आप चेक कीजिए, इक्वालिटी पोजीशन क्या आ रही है आपके पास? देखो इक्वालिटी पोजीशन में 41,500 प्लस 18 59 प्लस 6 65,500 प्लस 40 1,05,500, इधर भी 85 प्लस में 20 1,05,500, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड अभी आपकी इक्वल चल रही है। इसके बाद लास्ट इक्वेशंस में कह रहे हैं पे टू क्रेडिटर ₹15,000। क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर वो बंदे थे जिनसे आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज की थी, और कितने के थे? 20 के। फिलहाल ये कह रहे हैं कि पे टू क्रेडिटर ₹15,000, आपने अपने क्रेडिटर को 15,000 रुपीज के अमाउंट की पेमेंट कर दी। भाई क्रेडिटर आपके 20,000 रुपीज मांगते थे, बट एट प्रेजेंट यू पेड देम ₹15,000, आपने एट प्रेजेंट उनको 15,000 रुपए के अमाउंट की पेमेंट कर दी। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि कोई बंदा, जैसे हमारे क्रेडिटर 20 मांगते हैं, क्या ये कोई कंपलसेशन से कि आप उनको एक सिंगल अमाउंट में ही पे करोगे? भाई आज वो 20 मांगते, अभी ले लो 15, बाकी 5 बच जाएंगे। हाँ, ये कहता पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भाई मांगते हो भाई, जैसे आप लोग देखते हो कई बार आप किसी दुकान से सामान लेकर आ गए, उस सामान की कीमत है 510 रुपीज, नेक्स्ट डे आप उसको पेमेंट करने जाते हो, आपने उस दुकानदार को 500 दिए, हिसाब क्लियर, तो उस केस में तो 10 रुपीज डिस्काउंट हो जाता। अगर यहाँ पे ये कहता है कि पेड टू क्रेडिटर 15,000 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मींस पूरा 20 का हिसाब क्लियर, लेकिन पे कितना कर रहे हैं? 15, तो बाकी 5 डिस्काउंट कराता। लेकिन फिलहाल ये सिंपली कह रहा है कि पेड टू क्रेडिटर ₹15,000, भाई हमने अपने क्रेडिटर को 15,000 रुपए की पेमेंट की है, इसका मतलब मांगते हो 20, लेकिन फिलहाल हमसे कितना ले लो? 15 ले लो, जो बचे हुए रिमेनिंग 5,000 है दैट विल बी पेड लेटर हो। तो यहां पे लिखेंगे 9th ट्रांजिशन में पेड टू क्रेडिटर्स, हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, कितने की? 15,000। तो देखो अगर हम 15,000 रुपीज की पेमेंट करते हैं, एक इंपैक्ट तो पड़ेगा हमारे कैश पर, अवर कैश विल रिड्यूस बाय ₹15,000, भाई आपका जो कैश है वो 15,000 रुपीज कम हो जाएगा। नो इंपैक्ट ऑन स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। एक इंपैक्ट पड़ेगा हमारे क्रेडिटर पे, हमारा जो क्रेडिटर है वो भी 15,000 रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नो, ये कोई इंपैक्ट नहीं। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए लॉस, भाई किसी बंदे से मैंने पैसा आज उधार लिया और कल मैंने उसका पैसा दे दिया, तो क्या ये मेरे बिजनेस के लिए लॉस है? क्या ये मेरे बिजनेस के लिए किसी प्रकार का प्रॉफिट है? नो, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो इसलिए कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब आपके पास न्यू इक्वेशन, अब क्योंकि ये लास्ट ट्रांजिशन था इसलिए इसको फाइनल इक्वेशन या न्यू इक्वेशन लिख दो, न्यू इक्वेशन। अब हमारी फाइनल पोजीशन क्या आ गई? सभी ट्रांजिशन को करने के बाद कैश 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर 40,000। इधर से कैपिटल पोजीशन इज 85,500 एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹5,000। क्रेडिटर कितने के हैं? 5,000। ठीक है, अब आप चेक करो फाइनल पोजीशन इक्वलिटी मेंटेन है या नहीं। 26,500 प्लस में 18 44,500 प्लस में 6 50,500 प्लस में 40 90,500, इधर भी 85,500 प्लस में 5,000 कितने हो गए? 90,500। तो इक्वलिटी हमारी मेंटेन है। आपने देखा कि थ्रू डिफरेंट ट्रांजिशन वी हैव प्रूव्ड दैट
every business transaction affect the position of assets, capital and liability, but equality is maintained। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन द फाइनल बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू लास्ट इक्वेशन। जो फाइनल इक्वेशन आई है उसके ब्याह पर बैलेंस शीट बनाओ। तो देखो फाइनल इक्वेशन में आपके पास कैश इतना है, स्टॉक इतना है, फर्नीचर इतना है, डेटर इतना है, ये आपकी कैपिटल है, ये आपकी क्रेडिट है। आपको इन सभी चीजों को इन फॉर्म ऑफ ए बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करना है। इन सभी चीजों को एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की पोजीशन को बैलेंस शीट के रूप में दिखाना है। बेटा स्पेस कम है इसलिए मैं बीच का मैटर हटा रहा हूं, ठीक है, और इसी में हम लोग एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। आपको ये बैलेंस शीट क्वेश्चन के बाद लास्ट में बनानी है, ठीक है, अगर पूछा जाए तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको लास्ट में बनानी, कभी आप लोग भी बीच में बना दो, ठीक है। देखो बैलेंस शीट इस तरीके से बनाई जाएगी, बैलेंस शीट, ठीक है, कैपिटल लेटर में। इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है एज एट, और यहां पे एक पर्टिकुलर डेट आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो एज एट करके डैश करके छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया था, बार बार हम लोग जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते थे तो मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया था। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, इस साइड कैपिटल और लायबिलिटी को और इस साइड डिफरेंट एसेट्स को लिखते हैं। अच्छा, जो कैपिटल और लायबिलिटी, देखो इस बैलेंस शीट में दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पूरी साइड का नाम होता है लायबिलिटी, तो यहां पे लिखा जाता है लायबिलिटी, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद एसेट्स और फिर लास्ट में यहां पे अमाउंट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको पहले तो एसेट्स की जो फाइनल पोजीशन आई है वो लिखनी है। एसेट्स का नाम यहाँ पे, अमाउंट वहां पे। तो एसेट्स में आपके पास कौन कौन सी एसेट्स बच रही थी, देखो फर्स्ट एसेट्स थी कैश, जिसका फाइनल बैलेंस कितना था 26,500। कैश के बाद सेकंड एसेट्स आपके पास आ गई स्टॉक, जिसका फाइनल बैलेंस आपके पास कितना था 18,000 का। स्टॉक के बाद आपके पास एक एसेट्स है फर्नीचर, जिसका फाइनल बैलेंस था 6,000, और फर्नीचर के बाद आपके पास एक एसेट्स है डेटर्स, जिसका फाइनल बैलेंस है 40,000। ये तो चार थी आपके पास एसेट, दीज आर फॉर एसेट्स। इसी प्रकार आपके पास कैपिटल, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल का फाइनल बैलेंस कितना आया था 85,500, और आपके पास लायबिलिटी में क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना आया था 5,000, ठीक है। लास्ट में आप टोटल करेंगे, इधर का टोटल 90,500, इस साइड का टोटल भी 90,500। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है, तो दिस इज योर बैलेंस शीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। देखो बेटा, ये मैंने आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करवाया, इसी का एक क्वेश्चन जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन क्लिक करके भेजूंगा। अगर बच्चों के पास बुक अवेलेबल है तो बुक में से कीजिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन क्लिक करके भेजूंगा। आप लोग सभी उसको फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिए और उसकी पिक खींच के मेरे पास भेजिए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कॉल कर लीजिए मुझे, ठीक है बेटा। आज के लिए क्वेश्चन करके देखिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।